अब देखो मैं लास्ट में छोड़ के गया था स्वर और व्यंजन, ठीक है। और स्वर और व्यंजन में मैंने जो आपको अंतर बताया था वो किसका अंतर बताया था? नहीं का। स्वर और व्यंजन में जो अंतर होता है वो किसका अंतर होता है? नहीं का। यदि स्वर की परिभाषा में नहीं जोड़ दिया जाए तो किसकी परिभाषा बन जाती है? यदि व्यंजन की परिभाषा में नहीं जोड़ दिया जाए तो स्वर की, ठीक है। ध्यान से समझना, लिखना मत, पहले समझना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती स्वर हैं, और होती है व्यंजन है। किसका अंतर आया? नहीं का। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? और स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन। तीसरी परिभाषा सुनना ध्यान से, दो समझ में आई? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती और होती है स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां और स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां। अर्थात मैं यूं कहूं कि जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होती वो ध्वनियां, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें सबसे पहले क्या सक्रिय होते हैं? फेफड़ों का क्या काम होता है? अंदर की हवा को बाहर फेंकना और बाहर की हवा को अंदर खींचना। अगर मैं से कहूं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ध्यान से समझना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, वाग यंत्र के किसी अवयव को अगर स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए तो स्वर है, और अगर स्पर्श करते हुए बाहर निकले तो। दोबारा से सुनो, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए, और अगर स्पर्श करते हुए बाहर निकले तो। अब देखो वाग यंत्र क्या होते हैं? जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वाक प्लस कै का गय हो रहा है, जसत्व व्यंजन है। कै के बाद में घोष लगाया, कै का गय हो गया। वाक माने क्या होता है? वाक माने होता है वाणी, और यंत्र माने क्या होता है? साधन। और वाणी के साधन क्या होते हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, जीवा है, काकल्य है। ये सब क्या होते हैं? वाणी के साधन। अगर वायु इन्हें स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही है तो व्यंजन है, और स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए तो स्वर है। समझ में आ गया? कितनी परिभाषाएं हो गई? समझ में आ रहा है? अब सुनो, मैंने कहा वाणी के साधन, थोड़ा सा समझ लेना। दांत ज्यादा बड़े हो गए, छोटे बनाता हूं, ध्यान देना इधर। ये क्या है? दांत हैं, और दांतों के ऊपर क्या होते हैं? वर्तस्य या मसूड़े। मसूड़ों को वर्तस्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तस्य। अब इनके ऊपर जो जस्ट ऊपर चिकना स्थान होता है इसे क्या कहते हैं? कैसे ध्यान रखोगे तालु का? जहां चिपक जाए गरम आलू वहां होता है तालु। जहां चिपक जाए गरम आलू वहां होता है तालु। जब आप गरम आलू खाओगे, जीवा को गरम लगेगा, और जीवा को गरम लगेगा तो सबके सामने थूक सकते हो क्या? तो क्या करोगे? उसे मुंह में घुमाओगे, जब घुमाओगे तो ऊपर फेंकोगे, और वो कहां जाके चिपकेगा? तो जहां चिपक जाए गरम आलू वहां होता है। अब यहां तालु से लेकर और मसूड़े तक जो खुरदरा स्थान होता है उसे क्या कहते हैं?
कंठ आप अच्छे से जानते हो, कंठ के ऊपर और कंठ के नीचे कई बार आप तिलक लगाते हो, नहीं लगाते, यहां ये होता है काकल्य। क्या होता है? काकल्य। जिह्वा को आप अच्छी तरह से जानते ही हो। यदि वायु इन भागों को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल गई तो, और अगर स्पर्श करते हुए बाहर निकले तो, तीनों परिभाषा समझ आ गई। तो सबसे पहले लिखो परिभाषा स्वर, और स्वर की परिभाषा लिखो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता, सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात, अर्थात का तय कैसा होता है? हलन। अर्थात स्वतंत्र रूप से, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। अथवा लिखकर अगली लाइन से लिखो, एक परिभाषा और लिख दो अथवा करके, अगली लाइन से लिखना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना, स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है। दोबारा बोलता हूं, आराम से ध्यान रखा करो, सुना करो, ठीक है ना? दो बार बोलता हूं इसी वजह से। वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। सभी ने लिख दिया? कोई रहा तो नहीं है? आगे लिखो। तीनों परिभाषा समझ में आ गई? आगे लिखिए। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कैसे कैसे होती है? ए, आ, ए, ई, ओ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। स्वरों की संख्या कितनी होती है? जब स्वर 11 है तो मात्राओं की संख्या कितनी होगी? क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ई की मात्रा ऐसे लगती है,
ई की इस तरह से लगाते हैं, ओ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है और मात्राएं छाप दो इसको ऐसे का ऐसे। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि यदि किसी शब्द के अंत में है आ जाए तो उसे गिना जाता है क्या? नहीं गिना जाता। ठीक है ना? छाप दो इसे। नोट लगा के लिख देना नीचे, छाप लो आराम से पहले। एक जो रे में ऊ की मात्रा लगती है उसका थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है? जैसे रे में अगर छोटा ऊ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ऐसे। लेकिन जब इसमें हमें कौन सा ऊ जोड़ना हो? बड़ा, तो इसमें क्या और बढ़ जाती है? बस एक घुंडी बढ़ जाती है। ठीक है ना? इसका ध्यान रखना। नोट लगाओ। मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या 10 होती है। मात्राओं की संख्या 10 होती है क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब देखो आगे समझो, ये तो हो गए स्वर, ठीक है? अब लिखो आगे व्यंजन। आगे क्या लिखोगे? व्यंजन। और व्यंजन में लिखो, परिभाषा मैंने आपको समझाई दी, नहीं का अंतर है तो सीधी परिभाषा लिखो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की, किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। अब आपको फेफड़े वाली इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वहीं से समझ जाना, बस उसमें क्या जोड़ देना है अगर स्पर्श करके बाहर निकले तो, ठीक है? आगे लिखो, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन कितने होते हैं? समझ लो एक बार कैसे होते हैं 33। पहले एक बार समझ लेना कि 33 होते कैसे हैं। कैसे लेकर मैं तक कितने वर्ण होते हैं? 25। ये लेवे कितने होते हैं? ये क्रम आप ध्यान रखना, ये हिंदी के अनुसार है, और जब माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जाते हैं तो वहां ये, रे, व और ले, ये आता है क्या? ये व रे ले।
ये क्रम कई बार पूछा जाता है। सा, से और हा का क्रम पूछा जाता है और पंचम वर्णों का भी क्रम पूछा जाता है। तो हिंदी में क्रम क्या होता है? य रे ले वे, और संस्कृत में होता है ये वे रे ले। ये कितने वर्ण हो गए? और तीसरा है श, स, से और है। ये कितने हो गए? वर्ण कितने हो गए? कितने हो गए? 33। अब समझना, इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श या स्पर्शी। ये बात विशेष ध्यान रखना। एक तो होते हैं स्पर्श और एक होते हैं स्पर्शी। स्पर्शी होते हैं 16 और स्पर्श कितने होते हैं? 25। अब इन्हें कुल स्पर्शी भी बोल देते हैं और 16 वर्णों को मूल स्पर्शी भी बोल दिया जाता है। यदि स्पर्श वर्णों में से छ, छ, जय, जय को हटा दिया जाए और पंचम वर्णों को हटा दिया जाए तो बाकी कितने रहेंगे? उन 16 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्शी। कंफ्यूज तो नहीं होंगे स्पर्श और स्पर्शी में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से स्पर्शी वर्ण नहीं है या निम्नलिखित में से स्पर्श वर्ण है। ठीक है ना? और स्पर्श कितने हैं? कौन कौन से होते हैं? कैसे लेकर मैं तक 25। ये 4 क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। क्या कहते हैं इन्हें? अंतस्थ। और ये 4 जो वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? संघर्षी भी नहीं कहते क्या इन्हें? और इन्हीं को क्या कहते हैं? ऊष्म। अब ध्यान से समझना, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले तो इनको छाप दो। व्यंजन की परिभाषा लिख दी थी, संख्या कितनी है, कैसे कैसे है, पहले एक बार ये छाप दो। 33। स्वरों की संख्या कितनी लिखी थी आपने? और व्यंजन? तो वर्ण कितने होंगे? 44। इससे एक प्रश्न लिखना है, पहले इसी को छाप दो आराम से। छाप दिया ये। नीचे एक नोट लगाना और नोट लगा के लिखना। सभी ने छाप दिया? हटा दूं इसे? नोट लगा के लिखो। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या, लेकिन कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। लेकिन कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है?
बामन होती है। अब देखो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 44, कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अब ध्यान से समझना, कई किताबों में आपको कुल वर्णों की संख्या 44 मिलेगी, कई में आपको 46 मिलेगी, 7वीं क्लास की हिंदी में 47 मिलेगी, कई किताबों में 48 मिलेगी, कई में 52 मिलेगी और कई में 56 मिलेगी। आपको बस 2 बात ध्यान रखनी है। यदि प्रश्न सीधा पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 44 और कुल वर्णों की संख्या होती है 52, आपसे प्रश्न पूछा गया पेपर में कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है और आप करके आ गए 52, कितने करके आ गए 52, और गलत मान लिया और उसको मान लिया 44 सही, तो आप क्या करोगे? आप रिट लगाओगे। और रिट के लिए आपके पास में कोई ठोस सबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या मैंने कह दिया और आपने मान लिया और इससे रिट लग जाएगी? तो ठोस सबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी की मानक लिपि क्या है? देवनागरी, जिसका जन्म किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। किससे बनी है? ब्राह्मी लिपि से। तो हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? इससे भी बड़ा कोई ठोस सबूत हो सकता है क्या? बताइए, देवनागरी लिपि का कोई चैलेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। समझ में आ गया? ये 2 बात काफी है। अब ध्यान देना, कैसे होती है 52? 52, ये जो शब्दकोश आप पढ़ते हो, शब्दकोश के कुल वर्णों को जब गिनोगे वो भी कितने बैठेंगे? 52 ही बैठेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, मानक दे दे या कुल वर्ण दे दे, आपको कितना करना है? 52। कैसे होती है 52? ध्यान से समझना। स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 33। और वर्ण कितने होते हैं? हो गए 44। और हम क्या पढ़ रहे हैं? कुल वर्ण। क्या पढ़ रहे हैं हम? कुल वर्ण। और मैंने आपको कुल वर्ण कितने बताया है? स्वर कितने हो गए? व्यंजन कितने हो गए? अयोग वाह कितने होते हैं? अयोग वाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अंग और ए। अयोग वाह, ए माने क्या होता है? नहीं। योग माने जोड़ा जाए, वाह माने जिन्हें। जिन्हें ना तो स्वरों में गिना जाए और ना ही व्यंजनों में गिना जाए, लेकिन कुल वर्णों में गिना जाए, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कितने हो गए? व्यंजन कितने हो गए? अयोग वाह कितने हैं? उत्क्षिप्त वर्ण कितने होते हैं? कौन कौन से? ड और ढ नहीं बोलते, मैंने बताया था। अड और अड, अड और अड। एक बार इनके गिन के देखो कितने हो गए ये? 48 हो गए। बाकी कितने रहे? और उन 4 को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? कौन कौन से? 6, त्रय, ज्ञ और स्र।
ये कुल वर्ण कितने हो गए? हो गए 52। समझना। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि वर्णों की संख्या और कुल वर्णों की संख्या कैसे होती है 52, समझ में आ गया? एक बार छाप दो, फिर नोट लगवाएंगे। तो ये अगर 44 पूछे जाएंगे तो ये वर्ण हो जाएंगे और कुल वर्ण हो जाएंगे 52। छाप दिए। छाप लो आराम से। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी पेपर में, ठीक है ना? अब देखो इसको थोड़ा सा कैसे घुमा सकता है, थोड़ा सा इसे घुमाया जा सकता है। यदि संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होगी। ये प्रश्न एसआई के पेपर में पूछा गया था, ये प्रश्न एसआई के पेपर में पूछा गया था और वहां विकल्प थे, वहां विकल्प थे 40, 44, 48 और 52। और आरपीएससी ने क्या मान लिया था सही? 40। रिट लगी, उसको डिलीट किया गया क्योंकि कितनी होती है? 48। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? यदि मैं इन 52 में से संयुक्त व्यंजनों को हटा दूं तो कितनी संख्या रहेगी? क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता यदि उत्क्षिप्त वर्णों को हटा दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होगी? यदि अयोगवाह वर्णों को हटा दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होगी। आ गया समझ में? नीचे एक नोट लगाओ और नोट लगा के लिखो। मैं अगर आपको किताब से कुछ भी अलग लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा तो साथ में नोट लगवाऊंगा, 100% वो होगा आपके पास में प्रूफ, ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि 44, 46, 47, 48, 52, 56 इतने मान रखे हैं, लेकिन आपके पास में ठोस सबूत है। नोट लगा के सबसे पहला लिखो हिंदी निदेशालय, सबसे पहला है हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार, हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या, ये कोष्टक में करना है इसे, हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, 52 मानी गई है। आगे लिखो इसके बाद में, हिंदी की मानक लिपि हिंदी की मानक लिपि, और हिंदी की मानक लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार
वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दोनों सबूत आपके पास में ठोस है। क्या देवनागरी लिपि को कोई चैलेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आपकी एक बार एनसीईआरटी को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन देवनागरी को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, पिछली बार पूछा गया है इस ज्ञा को पूछा गया है पेपर में, जो 6 बनता है वो किसके योग से बनता है? अधूरा क और पूरा 3 बनता है वो किसके योग से बनता है? अधूरा तय और पूरा। जो ज्ञा बनता है वो किससे मिलकर बनता है? अधूरा जय और पूरा ज्ञा। और सिर बनता है वो किससे मिलके बनता है? से। और छापना चाहो तो इसे छाप लो, बाकी आप रीट के विद्यार्थी इसको अच्छे से जानते होंगे। ये पूछा हुआ है। अब आप इसे खूब अच्छे से जानते हो, लेकिन गलती क्या हो जाती है, वो कई बार क्या करता है, हलंत यहां आगे ना लगा के कहां लगा देता है? पीछे, और आप जल्दबाजी में गलत कराते हो, तो इसका विशेष ध्यान रखना। तो इसका प्रथम वर्ण कैसा होता है? हलंत, आधा। और दूसरा वर्ण, अगर दूसरे वर्ण को भी हलंत कर दिया जाए तो ए अलग निकलेगा, ठीक है ना? प्लस ए कर दिया जाएगा। छाप दो इसको। छाप दिया। एक प्रश्न लिखो, इसमें नीचे प्रश्न लिखो। हिंदी वर्णमाला में, छाप लो आराम से। आगे प्रश्न लिखो। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या होती है। विकल्प पहला 4, विकल्प दूसरा 5, विकल्प तीसरा 6 और विकल्प चौथा 3। लिखो इसमें, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या होती है। उत्तर क्या होगा? क्या होगा उत्तर? 4, जो गलत होगा। उत्तर क्या होगा? 5। ध्यान से समझना। अगर इतना ही सरल होता तो मुझे प्रश्न लिखाने की जरूरत पड़ती क्या? बताइए, लिखाने की जरूरत पड़ती क्या? जब लिखा रहा हूं तो जरूरी तो होगा। अब ध्यान से समझना। मैंने आपको अभी बताया था, जब मैं आपको वर्ण पढ़ा रहा था तो मैंने आपको उस समय एक बात बताई थी, याद हो तो, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। अब समझो, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 5। और अगर मैं कहता कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ध्यान से समझना।
पांचवा संयुक्त वर्ण होता है, वो कौन सा होता है? ध्यान से समझना। पांचवा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण कौन सा होता है? द। कौन सा होता है? विद्यालय लिखते हो और विद्यालय में ये द नहीं आता क्या? और ये द किस किस से मिलके बनता है? अधूरा द और पूरा यह। समझना, अधूरा द और पूरा यह। चार वर्ण होते हैं, ये, र, ल और व। इसमें यह और वह ये कहलाते हैं संघर्षहीन। क्या कहलाते हैं? जिसमें क्या नहीं करना पड़े। क्या स्वरों में संघर्ष करना पड़ता है? जब स्वरों में संघर्ष नहीं करना पड़ रहा तो इन्हें क्या कहेंगे? अर्ध स्वर। और र और ल क्या कहलाते हैं? अर्ध व्यंजन। जब इन्हें अर्ध स्वर कह रहे हैं तो ये स्वरों के नजदीक नहीं होंगे क्या? और जब इन्हें अर्ध व्यंजन कह रहे हैं तो ये व्यंजनों के नजदीक नहीं होंगे क्या? ध्यान से समझना। यहां क्या आ रहा है? और द क्या है? व्यंजन है। और यह क्या है? अर्ध स्वर है। यह क्या है? तो क्या इसे व्यंजन में गिना जाएगा? बहुत ध्यान से समझना, ये प्रश्न मैं वो बता रहा हूं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगर मैंने आपसे कहा स्र, और वो स्र किससे मिलके बन रहा था? ये स व्यंजन है, लेकिन र अर्ध स्वर है या अर्ध व्यंजन? तो ये व्यंजनों में गिना जाएगा, लेकिन ये किस में गिना जाएगा? तो मैंने संयुक्त वर्ण लिख पूछा था या संयुक्त व्यंजन? वर्ण पूछा है, तो क्या इसे मैं वर्ण नहीं कह सकता? नहीं कह सकता क्या? और स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। तो इसे संयुक्त व्यंजनों में गिनेंगे क्या? नहीं। अब आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इस प्रकार तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते क्या? आप इस प्रकार भी तो लिख सकते हो। तो इसको भी कह सकते हैं क्या? इसको भी अर्ध स्वर में गिनेंगे क्या? बताइए। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों मिलके एक हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। लेकिन ये मिलके एक हो रहे, नहीं हो रहे? यह मिलके एक ही बन रहा है, नहीं बन रहा? अब इसको क्या कहेंगे? फिर इन्हें क्या कहेंगे? ये कौन से वर्ण कहलाएंगे? द्वित्व वर्ण। क्या कहेंगे इन्हें? द्वित्व वर्ण। जब दो अलग अलग प्रकृति के वर्ण मिलके एक हो रहे हो और रूप भी दोनों का अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? द्वित्व वर्ण। और जब द और यह मिलके एक बन रहा है द, तो ये क्या कहलाएगा? इसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? संयुक्त वर्ण। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताइए। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो नीचे लिखो, बोलो। यदि दोनों, बिल्कुल सुनो ध्यान से, द्वित्व वर्ण का मतलब होता है समान प्रकृति के या असमान प्रकृति के क्या आ जाए? वर्ण आ जाए। और वर्ण भी चाहे तय और वह हो या तय और तय हो, वह और बिल्कुल द्वित्व ही होंगे। चाहे दोनों तय ही आ जाएं तो भी द्वित्व ही होंगे, और चाहे भले तय के साथ दूसरा आ जाए तो भी क्या कहलाएंगे? द्वित्व वर्ण कहलाएंगे। और ये प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड में।
ये प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। और कैसे पूछा है? निम्नलिखित में से द्वित्व वर्ण है, पहला छ, दूसरा त्रय, तीसरा द और चौथा। तो इसका उत्तर क्या होगा? आ गया समझ में? अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि यहां भी तो द और ये आ रहे हैं, तो ये द्वित्व क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। क्या बन रहे हैं? द। लेकिन ये दोनों मिलकर एक हो रहे हैं क्या? तो इन्हें द्वित्व कहेंगे और इसको द को द्वित्व कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्या इस छह को द्वित्व कह सकते हैं क्या? क्या इस त्रय को द्वित्व कह सकते हैं क्या? क्या इस ज्ञ को द्वित्व कहेंगे क्या? और क्या इस स को द्वित्व कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। इस स्र को द्वित्व कह सकते हैं। क्या ये दोनों मिलके एक हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं क्या? अलग से रह, अलग से लग रहा है, नहीं लग रहा? तो इसे द्वित्व कह सकते हैं। लेकिन इनमें कोई भी रह अलग से लगा दिख रहा है क्या? मान लो मैं इसमें से रह को अलग कर रहा हूं, तो क्या ये ऐसे बन सकता है क्या? बताइए, बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो नीचे लिखो आगे, बोलो। यह को किसी, एक मिनट, एक आप बोलो। बिल्कुल, हाँ, ये प्रश्न है आपका बहुत अच्छा पूछने का। क्यों नहीं कहा गया? ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बताइए, यह स्वरों में गिना जाता है क्या? ध्यान से समझना। यह को स्वरों में गिनते हैं क्या? यह को हम यहां व्यंजनों में गिन रहे हैं क्या? ना स्वरों में गिन रहे, ना व्यंजनों में गिन रहे। जब इनको ना स्वरों में गिन रहे, ना व्यंजनों में गिन रहे, तो इन्हें किस में गिना जाएगा? अलग गिना जाएगा। यदि हम इस य को किस में गिन रहे होते? स्वरों में गिन रहे होते, तो यहां पर हम हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी पढ़ते? 53। कितनी पढ़नी पड़ती? 53। लेकिन इसे गिना जा रहा है क्या वहां स्वरों में? नहीं। अब ध्यान दो, मैंने लिखा तय और रय। क्या तय को व्यंजनों में नहीं गिना जाता? गिना जाता है। क्या रय को व्यंजनों में नहीं गिना जाता? गिना जाता है। जब गिना जाता है तो ये कुल वर्णों में नहीं गिना जाएगा। यदि यहां पर वह आ जाता और वह के साथ मिलकर कोई एक ही शब्द बन रहा होता, तो उसे भी हम संयुक्त व्यंजनों में गिनते क्या? उसे भी हम कुल वर्णों में गिनते क्या? नहीं गिनते। लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं आता कि वह के साथ मिलकर एक हो रहा हो, इसलिए इस द को कुल वर्णों में नहीं गिना जाता। आ गया समझ में? ये अर्ध स्वर में आने के कारण, बोलो किसको? ये वाला यह को, मेरी बात सुनो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, इन्हें स्वरों में गिना जाता है क्या? नहीं गिना जाता। मैंने इसे यहां व्यंजन बोला है क्या? क्या कहा है इसको? अर्धस्वर। और अर्धस्वर कुल वर्णों में आते हैं क्या? नहीं आते। इस कारण से मैंने इसे द को संयुक्त वर्णों में नहीं गिना। क्या मैं यहां यह को व्यंजन बता रहा हूं? नहीं बता रहा। मैंने आपको संघर्षहीन वर्ण बताए कितने? यह और वह। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये। मैंने आपको संघर्षहीन वर्ण कितने बताए? और संघर्षहीन का अर्थ क्या होता है? जिसमें क्या नहीं करना पड़े। और संघर्ष किसमें नहीं करना पड़ता? स्वरों में और अर्ध स्वरों में। अगर मैं यूं कहूं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में क्या करना पड़े? संघर्ष करना पड़े, वो क्या कहेंगे? संघर्षी। अब इसमें संघर्ष करना पड़ रहा है क्या?
नहीं करना पड़ रहा। इसमें संघर्ष करना पड़ रहा है क्या? नहीं करना पड़ रहा। अब वैसे कोई बनता नहीं है, द्वित्व बन सकता है लेकिन एक नहीं बनता, इसलिए एक ही बनता है द्वय, और इस द्वय को कुल वर्णों में गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे। समझ में आ गया? अर्ध स्वर होने के कारण, ये तो मैंने आपको कहा कि ये व्यंजनों में गिना जाता है, लेकिन जब हम इसे रूप किसका दे देंगे? अर्ध स्वर का, तो अर्ध स्वर होने पर क्या इसे व्यंजन में मानेंगे? क्या इसे स्वरों में मानेंगे? अलग होने के कारण। अब आप पढ़ोगे क्या? अभी आप व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ोगे, और व्यंजन के वर्गीकरण में एक 8वां भेद आएगा, और 8वां भेद क्या आएगा? संघर्षहीन वर्ण। क्या आएगा? संघर्षहीन वर्ण। और वहां इसको क्या बताया जाएगा? यह और वह बताया जाएगा। इस कारण से द्वय को किसमें नहीं गिना जाता? कुल वर्णों में नहीं गिना जाता। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, लेकिन मैंने इसे स्वर या व्यंजन बताया है क्या? क्या बताया है? अर्ध स्वर। इस कारण से इसे संयुक्त व्यंजनों में नहीं गिना जाता। समझ में आ गया? ये प्रश्न एक बार नहीं, कम से कम पेपर में 3 बार पूछा जा चुका है। और कैसे पूछा गया है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4, और संयुक्त वर्णों की संख्या होती है। समझ में आ गया? क्या मुझे कोई मजा थोड़ी आ रहा है आपको ये 5 बताने में? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यह क्या होता है? अर्ध स्वर। और ये बात मैंने शुरू में सबसे पहले बता दी थी कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण हो सकता है, प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है, और प्रत्येक अयोगवाह स्वर हो सकता है। क्या सभी वर्ण व्यंजन हो सकते हैं क्या? क्या सभी वर्ण स्वर हो सकते हैं क्या? और क्या सभी अयोगवाह वर्ण नहीं हो सकते? सभी अयोगवाह, दोनों अयोगवाह कहूं या अनुस्वार कहूं या विसर्ग कहूं, वो वर्ण हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ण अयोगवाह हो सकते हैं क्या? आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो। बिल्कुल, बहुत। ये इसीलिए मैं कहता हूं क्लास में पूछना जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग विचार आते हैं। यदि कहा जाए संयुक्ताक्षर, तो वहां उत्तर आप क्या दोगे? 4। क्या दोगे? 4। समझ में आ गया? संयुक्ताक्षर का भी उत्तर ही 4 होगा। और यह भी प्रश्न पेपर में पूछा है कि संयुक्ताक्षरों की संख्या होती है, और उत्तर क्या आया है? 4। ये प्रश्न मैं मेरे घर से बना के नहीं लाता, मैं ये प्रश्न आपको पेपर में आए हुए हैं तब बताता हूं। समझ में आ गया? तो लिखो आगे, नोट लगाओ, इसमें नीचे नोट लगा के लिखो। नोट लिखा के लिखो, द्वय का निर्माण, द्वय का निर्माण द्वय प्लस य से मिलकर होता है। द्वय का निर्माण द्वय प्लस य से मिलकर होता है, द्वय प्लस य से मिलकर होता है, जिसमें यह अर्ध स्वर होने के कारण, जिसमें यह अर्ध स्वर होने के कारण संयुक्त व्यंजनों में नहीं गिना जाता। जिसमें यह अर्ध स्वर होने के कारण संयुक्त व्यंजनों में नहीं गिना जाता। अगर अभी भी किसी भाई बहन को कोई कंफ्यूजन हो तो अलग से खुल के पूछ लेना, ठीक है? लेकिन दिमाग में मत रखना, क्योंकि फिर क्या होता है, दिमाग में रखने से आगे की चीज भी समझ नहीं आती है, ठीक है ना? तो अलग से और पहले ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लिख दिया? आ गया समझ में? अब लिखो आगे। मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है और कुल वर्णों की संख्या कितनी है। दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब लिखो आगे,
स्वरों का वर्गीकरण। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कई प्रश्न बहुत ही अटपटे पूछे जाते हैं। एक इतना अजीब प्रश्न पूछ लिया पेपर में। क्या पूछ लिया? प्रश्न पूछा गया हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या होती है। बहुत ही अजीब प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थानों के भेद होते हैं। इस तरह से पूछ लेता है। यदि पूछी जाए उच्चारण स्थानों की संख्या तो उत्तर होगा 7। कितना होगा? और अगर पूछा जाए उच्चारण स्थानों के भेद तो उत्तर होगा 11। क्या होगा? 11। अंतर समझ में आ गया? उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है और भेद कितने हैं? ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे नोट कराऊंगा, पहले लिखो स्वरों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। समझ लेना कैसे कैसे बांटा है। सबसे पहला होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। और समय किसे कहते हैं? अवधि। एक ही बात है। तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं से उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर। एक तो होती है अवधि और एक होती है अवधि। अवधि माने होता है समय या सीमा, और समय या सीमा कम होता है, छोटा होता है। और भाषा कैसी होती है? बड़ी। तो अवधि में कौन सी आएगी? बड़ी। और बड़ी क्या होती है? भाषा। तो उच्चारण अवधि के आधार पर कितने भेद हैं? 2। उच्चारण अवधि के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। एक तो होते हैं लघु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो क्या कहलाएंगे? क्योंकि समय के आधार पर ही तो है, अवधि के आधार पर है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे लघु स्वर, और जिनके में ज्यादा लगे दीर्घ स्वर। मेरे साथ के साथ छापते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला किसके आधार पर है? उच्चारण अवधि के आधार पर। कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? लघु स्वर, दीर्घ स्वर। दूसरा किसके आधार पर है? ओष्ठाकृति के आधार पर। और ओष्ठ किसे कहते हैं? होंठों को ही तो कहते हैं। दूसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर। और ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो होते हैं वृत्ताकार। भाइयों कई किताबों में वृत्ताकार लिख रखा है, 2 तय। 2 नहीं होते। क्या व्रत में 2 तय आते हैं? क्या एक ही तय आता है? वृत्ताकार नहीं होता, वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार स्वर और दूसरा अवृत्ताकार। पहला कौन सा है? वृत्ताकार स्वर। और दूसरा कौन सा होता है? अवृत्ताकार स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भेद हो गए? 2। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। आगे लिखो तीसरा। तीसरा होता है जिह्वा। होता है या जिह्वा? जिह्वा।
कई बार मैं चाहूं तो मैं इसे हलंत को हटाकर इसमें इसको जोड़ सकता हूं, नहीं जोड़ सकता है कि भीतर भी तो वह आ जाता है। तो जिह्वा के आधार पर। तीसरा भेद किसके आधार पर है? जिह्वा के आधार पर है। किसके आधार पर है? जिह्वा के आधार पर। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। जिह्वा के आधार पर कितने भेद हैं? 3। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। छाप दो इसको, छाप दिए। चौथा किसके आधार पर है? मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर। और मुखाकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4। कितने भेद होते हैं? 4। पहला होता है समृत स्वर, दूसरा भेद होता है अर्ध समृत स्वर, तीसरा होता है विवृत स्वर और चौथा कौन सा होता है? अर्ध विवृत स्वर। चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर। कितने भेद हो गए? ये किसके आधार पर थे? मुख की आकृति के आधार पर। और जो अगला भेद होता है 5वां, ये होता है नासिका के आधार पर। देखो, इसको कई बार मुखाकृति के आधार पर को तालु की स्थिति के आधार पर भी बोल देते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना? मुखाकृति के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर, दोनों का एक ही अर्थ होता है। अगर कंफ्यूजन हो तो भले ही ये लिख देना, तालु की स्थिति के आधार पर। 5वां किसके आधार पर है? नासिका के आधार पर। और नासिका के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक तो होता है अनुनासिक, इसे सानुनासिक भी कह देते हैं। सबसे पहला कौन सा है? अनुनासिक। और दूसरा होता है निर्नुनासिक। तो वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा है? 5। सबसे पहला उच्चारण अवधि के आधार पर। कितने भेद हैं? 2, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। दूसरा किसके आधार पर है? ओष्ठाकृति के आधार पर। कितने भेद हैं? 2, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तीसरा किसके आधार पर है? जिह्वा के आधार पर। कितने भेद हैं? 3, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। चौथा किसके आधार पर है? मुखाकृति के आधार पर। और कई बार मुखाकृति देता ही नहीं, तालु की स्थिति के आधार पर। कितने भेद हैं? 4, समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत। और अगला किसके आधार पर है? पहला कौन सा है? इसको सानुनासिक भी कहते हैं, ठीक है? सैमाने सहित अनुमान नासिका के। और दूसरा निर्नुनासिक, ठीक है ना? सबसे पहला लिखो उच्चारण अवधि के आधार पर। सबसे पहला कौन सा है? उच्चारण अवधि के आधार पर। लिखो
सबसे पहला कौन सा है? कितने भेद हैं? सबसे पहला लघु स्वर। और लघु स्वर में लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में अच्छा भाई किशनलाल सेकंड लेवल सन ऑफ राम किशन जी, किशनलाल सन ऑफ श्री राम किशन जी नीचे बुला रहे हैं उनको कोई, तो वो नीचे चले जाए, ठीक है ना? देखो समझो आगे कितने भेद हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? लघु स्वर। लघु स्वर में लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, क्या कहलाते हैं? लघु स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं। और लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, उ और रे। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ओ और रे। अब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में एक मात्रा का ही तो समय लगता है, कम समय लगता है, नहीं लगता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? लघु स्वर, ठीक है ना? नीचे नोट लगाओ। और नोट लगा के लिखो इन्हें मूल स्वर, इन्हें मूल स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व लिखना पड़ेगा। क्या आज पहली बार सुन रहे हो? कौन सा सही है? ये कमाल की बात है कि हिंदी के विद्यार्थी हो तुम। अच्छा, इसमें कुछ साइंस वाले भी बैठे होंगे, सुनना आप ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मैंने ह्रस्व बोला था, क्या बोला था? जब मैंने ह्रस्व बोल रहा हूं तो ये कैसे हो गया? ऊपर वाला सही होता है। विशेष ध्यान रखना इस बात का। ह्रस्व नहीं होता, क्या होता है? ह्रस्व होता है। समझ में आ गया? और अगर गलती से आज तक आप ह्रस्व पढ़ते आए हैं तो ये क्या पढ़ते आ रहे हो? गलत है, ठीक है? ध्यान दो इधर। कौन सा सही है? ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों ही सही है, ध्यान देना। हृदय माने होता है हृदय, हृदय माने, और हृदय माने होता है तालाब। हृदय माने हृदय और हृदय माने तालाब, दोनों ही सही है, ठीक है ना? ध्यान रखना। तो ये गलत है, सही क्या होगा? ह्रस्व। आ गया समझ में? तो नोट क्या लगाया? इन्हें मूल स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अब ध्यान देना एक बार इधर, ये मिटा दूं दोनों, देखो इधर। मैंने कहा इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर। क्यों कहते हैं इन्हें मूल स्वर? ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं मूल पुरुष,
और इसका उत्तर आप क्या दोगे? मनु नहीं दोगे क्या? मनु प्लस ए क्या बना? और मानव किसकी संतान है? मनु की। मनु और श्रद्धा की संतान होती है मानव, ठीक है ना? सिर्फ मनु ही नहीं, श्रद्धा भी। अब ध्यान देना एक बार इधर, मैंने लिखा मूल पुरुष, तो इसका उत्तर क्या आया? मनु। क्योंकि हम सब किसकी संतान है? मानव किसकी संतान है? क्योंकि मूल पुरुष कौन था? मनु ही तो था। जिस प्रकार मूल पुरुष मनु को कह रहे हो, उसी प्रकार आप मूल स्वर किसे कह रहे हो? इनको। क्यों कह रहे हो? ध्यान देना इधर, ए और ए मिलके क्या बना? ई और ई मिलके क्या बनी? ओ और ओ मिलके क्या बना? ए और ई मिलके क्या बना? ए और ए मिलके क्या बना? ए और ओ मिलके क्या बना? और ए और ओ मिलके क्या बना? क्या इन्हें किसी और के सहयोग की जरूरत पड़ी? बताइए। तो सारे स्वर इन्हीं चार से बने नहीं बने? जब इन्हीं चार से बने हैं तो मूल स्वर क्या होंगे? यही नहीं होंगे क्या? जितने भी स्वर बने वो सब किससे बने हैं? इन्हीं से तो बने हैं। अब रही बात, आप सोच रहे होंगे कि री से तो कोई बना ही नहीं, तो री का तो प्रयोग वहां किया जाता है जहां हम तत्सम शब्द को हिंदी में ज्यों का त्यों लिख देते हैं, वहां क्या होता है? री का प्रयोग। समझ में आ रहा है? हिंदी भाषा के किसी शब्द में तद्भव शब्द में री का प्रयोग नहीं होता। विशेष ध्यान रखना। क्यों नहीं होता? क्योंकि तद्भव में री होती नहीं है। तत्सम का कोई भी शब्द आ जाए तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? री का। अगर हिंदी भाषा में या तद्भव में री की ध्वनि आएगी तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करते हो? रे पर ई। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो इस कारण से ये तो तत्सम के शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होने के कारण यहां ये प्रयोग की जाती है। और ये बात भी बता देता हूं कि री को हटाने का पूरा प्रयास चल रहा है। और प्रयास इसलिए चल रहा है, जब हमारे लिए री ध्वनि के लिए रे पे ई की मात्रा है तो फिर हमारे री की क्या जरूरत है? भाई तत्सम शब्दों में ही तो री का प्रयोग होता है। अब जब तत्सम शब्दों में प्रयोग हो रहा है तो वहां तो बिना री के भी तो काम चला सकते हो। वो तो अपने आप ही हो गया कि जो आ रहे हैं अपने आप पता लगेगा कि अगर री लिखा आ रहा है तो वो तत्सम है, तो री की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन अभी तक हटा नहीं है। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये नियम बन चुका है री को हटाने का, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे रीट में कि हिंदी वर्ण वर्तमान समय में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 10 भी देगा और 11 भी देगा, और आप कंफ्यूज होके 10 करने की कोशिश करोगे, जो नहीं करना है। कितना करना है? 11। अगर लागू हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा, नहीं लगेगा तो मुझे लगेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब आपको पेपर में कितना करना है, 10 करना है या 11। समझ में आ गया? तो इन्हें क्या कहेंगे? मूल स्वर नहीं कहेंगे क्या? इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? लघु स्वर। और इन्हीं को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे लिखो दीर्घ स्वर। आगे लिखो दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है। गलती से भी 2 गुना मत लिख देना, गलत हो जाएगा।
2 प्लस गुना दुगुना बनता है, 2 गुना नहीं होता। और ये प्रश्न भी पेपर में पूछा हुआ है। 2 प्लस गुना से बनेगा 2 गुना, गलत। क्या बनेगा? 2 गुना। ये बात बहुत सी चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। 2 गुना नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुना। वे स्वर, यही छोटी छोटी बातें तो पूछी जाती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। सभी ने लिख दिया? अब देखो, इसे समझना ध्यान से। आप जब स्वरों में, लघु स्वरों में मात्रा लगाते हो तो छंद में कैसे लगाते हो? इनको ऐसे ही तो लगाते हो, एक मात्रा ही तो लगती है, ये चिन्ह एक मात्रा का ही तो होता है। और जब बात आ जाती है दीर्घ स्वर की, और जब आप दीर्घ पर मात्रा लगाते हो तो ऐसे नहीं लगाते क्या? जब आप छंदों में मात्रा लगाते हो तो इनके लिए यही मात्रा तो लगाते हो। और ये कितने गिने जाते हैं? और ऊपर वाले, समझ में आ गया? अब जो महत्वपूर्ण बात है समझने की वो ये है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये किससे मिलकर बन रहे हैं? समान जाति के स्वरों से मिलकर बन रहे हैं। इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? ये क्या कहलाएंगे? और ये किससे मिलकर बन रहे हैं? विपरीत जाति के स्वरों से मिलकर बन रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? विजातीय। क्या कहेंगे इन्हें? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसे लिख दो विजातीय, छाप दो। और क्या, छाप दिया करो। दोनों बात समझ में आ गई? सजातीय और विजातीय, छाप दो इसे। यहां भी एक नोट लगाना पड़ेगा आपको, माला माल कर दूंगा नोट लगवा लगवा के तुम्हें। आप भी ध्यान रखोगे कि कितने सारे नोट दे दिए हमें। छाप दिया, नीचे नोट लगा दो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां पर। नोट लगाओ और नोट लगा के लिखो, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। अब ये बात बताओ मुझे, एक बात सोच के बताना, क्या यहां कोई संधि हो रही है? क्या यहां कोई संधि हो रही है? क्या यहां कोई संधि हो रही है? क्या लेकिन यहां संधि नहीं हो रही? क्या क्या यहां संधि नहीं हो रही? क्या इनमें संधि नहीं हो रही? तो इन्हें संधि स्वर नहीं कहेंगे क्या? नोट लगा दिया, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। अब देखो पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से संधि स्वर है या नहीं है। अगर पूछेगा है तो विकल्प में क्या देगा? ए, ई, उ और उ। तो संधि स्वर कौन सा है? ओ और ऊ मिलके ऊ बनता है, नहीं बनता? संधि हो रही है। क्या इन तीनों में से किसी में संधि हो रही है? क्या या पूछेगा संधि स्वर नहीं है और विकल्प दे देगा उ, ए, आई और ओ। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें कोई संधि हो रही है क्या? आ गया समझ में? आगे लिखो इसके बाद में,
है गुरु स्वर। देखो लघु, ह्रस्व और मूल। और जब इनको हम बदलेंगे तो लघु को क्या कहेंगे? छोटा हुआ है, ये बड़ा नहीं है। गुरु छोटा होता है या बड़ा? और वधु कैसी होती है? ध्यान रखना, गुरु हमेशा छोटा होता है। अब ह्रस्व का क्या होगा? और इनको ही क्या कहेंगे? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है? गुरु का। और ये गुरु का चिन्ह किन में लगता है? दीर्घ स्वरों में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुरु स्वर। ठीक है ना? आगे लिखो। अगला किसके आधार पर है? ओष्ठाकृति के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर है? ओष्ठाकृति के आधार पर। और ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं? सबसे पहला वृत्ताकार। नाम से ही लग रहा होगा आपको पता, वृत्त का आकार। और वृत्त कैसा होता है? गोल। तो जिनके उच्चारण में हमारे होंठ किसके आधार पर पड़े? ओष्ठ के आधार पर। तो उच्चारण में होंठ कैसे हो जाए? गोल। उन्हें क्या कहेंगे? वृत्ताकार। और गोल नहीं हो तो अवृत्ताकार। अब आप बोल के देखो किस किस के उच्चारण में होंठ गोल हो रहे हैं? ऊ, ऊ, ओ, औ। तो ये क्या कहलाएंगे? वृत्ताकार। आ गया समझ में? लिखो। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति, होठों की, होठ, वैसे इसका शुद्ध उच्चारण ओठ होता है। क्या होता है? और तद्भव में इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है ना? होंठ या होंठ। लिखो। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कोई छूट गया? दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा मैं जल्दी बोल गया। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ओ, उ, ओ, औ। छाप दो इसको। छाप दिया। अब देखो, एक अंग्रेजी भाषा का ओ और होता है, एक अंग्रेजी भाषा का ओ और होता है। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर में आप डॉक्टर ऐसे लिखते हो क्या? कैसे लिखते हो? तो ये अंग्रेजी भाषा का क्या है? ओ है। अब यहां से भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान से समझना। प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या होती है? बहुत ध्यान से समझना, नहीं होती। 4। प्रश्न को समझा करो ध्यान से। अधिकतर पेपर में 4-5 प्रश्न तो आप इसलिए गलत कर देते हो कि आपको प्रश्न ही नहीं समझ आता कि क्या पूछा जा रहा है। हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या होती है। कितने प्रश्न हो गए?
प्रश्न पहला, हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या होती है 1। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या होती है आ रहा है समझ में? 5 है, मैंने 5 बताया होगा, 4 बताया था। अच्छा यहां 4, 5 है, 5 ही बताया होगा। हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या, आगत व्यंजनों की संख्या और आगत वर्णों की संख्या, तीनों का उत्तर समझ में आ गया। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विशेष ध्यान रखना। अगर आगत स्वर कहे तो आगत मतलब दूसरी भाषा से आ गए हैं। क्या हिंदी के हैं? क्या ये हिंदी के, ये अरबी और फारसी के, और ये किसका है? अंग्रेजी भाषा का। तो ये भी आप इसमें जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते? ये किस में आएगा? वृत्ताकार में। समझ में आ गया? आगे लिखो अवृत्ताकार स्वर। आगे क्या लिखोगे? अवृत्ताकार स्वर। ए माने क्या होता है? नहीं, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार के नहीं। तो इसमें लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल ना होकर, होठों की आकृति वृत्त के समान गोल ना होकर फैले रहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर फैले रहते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? कुल 11 हो गए। 4 होते हैं वृत्ताकार और 7 क्या होते हैं? अवृत्ताकार। आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसे छाप के अगला किसके आधार पर है? लिखो। तीसरा किसके आधार पर है? जिह्वा के आधार पर। छाप लो आराम से। तीसरा लिख दो, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा नहीं होता, क्या होता है शुद्ध? जिह्वा। जिह्वा। तीसरा किसके आधार पर है? जिह्वा के आधार पर। कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहला कौन सा है? अग्रस्वर। अग्रस्वर का मतलब होता है ये किसके आधार पर है? जिह्वा के आधार पर। तो क्रियाशीलता जिह्वा में तो होगी, क्योंकि जीवा के आधार पर पढ़ रहे हो। जैसे आप होठों के आधार पर पढ़ रहे तो जिनके उच्चारण में होठ गोल हो रहे वो वृत्ताकार थे, नहीं हो रहे अवृत्ताकार थे। तो वो किसके आधार पर थे? होठों के आधार पर। अब किसके आधार पर पढ़ रहे हो? जिह्वा के आधार पर। तो जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहेगा उन्हें क्या कहेंगे? अग्रस्वर। अब देख लो, सुनना ध्यान से, मेरे साथ साथ बोलना।
आ, छोटी बड़ी, ओ, ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ, औ, और जहां ए और ई आती है वहां री जोड़ी जाती है। तो किस किस के उच्चारण में जीवा की अगली नोक में झटका लगा था? छोटी, बड़ी, ए और आई में। तो अग्रस्वर में कौन कौन से आएंगे? लिखना नहीं है, अभी समझना है। क्या आएगी? छोटी, बड़ी, ए और आई। और जहां छोटी और बड़ी आती है वहीं क्या जोड़ी जाती है? री भी वहीं आएगी, नहीं आएगी? क्योंकि इसमें ई की ध्वनि होती है। आगे समझ में नहीं आया? आगे समझ में? लिखो इसमें अग्रस्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है, जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है अग्र स्वर कहलाते हैं। और अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी, बड़ी, ए, आई और री। छाप दो इनको। आराम से छाप लो। दूसरा कौन सा है? आप जब बोलते हो अ, तो ये कहां से बोला जाता है? जीवा के मध्य भाग से। एकमात्र ए जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है ए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर। लिखो इसमें वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, मध्य स्वर कहलाते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर कौन सा होता है? ए। मध्य स्वर कौन सा होता है? ए, क्योंकि इसे जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है। अगला कौन सा है? और पश्च का अर्थ क्या होता है? पिछला। जब मैं कहूंगा आ तो जिह्वा के नीचे से आ रहा है आ, लेकिन जब मैंने कहा ए तो ये कहां से बोला जाएगा? जिह्वा के मध्य भाग से। लिखो आगे पश्च स्वर। और पश्च स्वर में लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, पश्च स्वर कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन से आएंगे? आ, ओ, ऊ, ओ और औ। आ, ओ, ऊ, ओ, औ। इन्हें कहां से बोला जाता है? जिह्वा के पिछले भाग से। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं?
पश्च स्वर। ये किसके आधार पर हो गए? जिह्वा के आधार पर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगला किसके आधार पर है? छाप दिया था सभी ने। चौथा किसके आधार पर है? इसे बहुत ध्यान से समझना, लिख के समझ लेना। मुखाकृति के आधार पर, और इसी को क्या कह देते हैं? तालु की स्थिति के आधार पर। और मुखाकृति के आधार पर कितने भेद हैं? 4। एक तो होता है संवृत, बस ये लिख के छोड़ दो। अब ध्यान देना इधर, मुखाकृति के आधार पर कितने भेद हैं? 4। ध्यान देना, लिखना मत अभी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विव्रत। लिखाऊंगा संवृत को, लेकिन बताऊंगा विव्रत को, ध्यान से समझना। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है? जिसके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है या पूरा खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विवृत। और सबसे ज्यादा मुख किसके उच्चारण में खुलता है? जब आप बोलते हो आ, तो मुख पूरा खुलता है, नहीं खुलता? तो सबसे ज्यादा मुख किस में खुल रहा है? आ बोलने में। और विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ या पूरा खुला हुआ। विवृत का आधा क्या होता है? अर्ध माने, और विवृत माने। तो विवृत स्वरों की तुलना में आधा खुलेगा, और आ का आधा क्या होता है? और इसी के बराबर ध्वनि उच्चारित होती है आई और औ में। विवृत कौन सा हुआ? अर्धविवृत क्या हो जाएंगे? ए, आई और औ। आगे समझो समृत। सम माने क्या होता है? समान। और वृत माने वृत्त के, अर्थात कैसा रहे मुख? वृत्त के समान, बिल्कुल वृत्त के समान बंद सा रहे। बहुत ध्यान से समझना। वि का मतलब होता है विशेष रूप से खुला हुआ, और सम का मतलब होता है समान, मतलब वृत्त के समान। जिसके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहे, सबसे कम खुले, बहुत कम खुले, उसे क्या कहेंगे? समृत। और सबसे कम मुख किसके उच्चारण में खुलता है? ए, ई, ओ और ऊ। इसी कारण इनको व्रत के समान नहीं कहा गया था क्या? व्रत के समान बिल्कुल बंद सा रहे, जिसके उच्चारण में मुख सबसे कम खुले, उन्हें क्या कहते हैं? जब आप बोलते हो ऊ और ऊ, तो यहाँ के दोनों होंठ होते हैं जो, ये आपस में क्या हो जाते हैं? सट जाते हैं, और बस एक छोटा सा भाग खुलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? समृत कहते हैं। बोलोगे ऊ ऊ, तो ये दोनों सट रहे हैं और थोड़ा सा भाग खुल रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया? समृत। आगे देखो अर्ध समृत। अर्ध माने और समृत माने व्रत के समान। इसका अर्थ क्या हुआ? आधे व्रत के समान। समृत स्वरों की तुलना में, समृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहे। अर्ध समृत का मतलब क्या हो गया? आधा व्रत। अब इसमें कितना सा खुल रहा था, और जब मैंने कहा अर्ध समृत, तो अर्ध समृत ऐसा ही नहीं होगा क्या? अब इससे ज्यादा नहीं खुल रहा क्या? ध्यान से समझना, इससे ज्यादा खुल रहा है और बंद कम हो रहा है, नहीं हो रहा? अब ध्यान दो, सबसे कम मुख किसके उच्चारण में खुलता है? और समृत से ज्यादा किस में खुलता है? अर्ध समृत से ज्यादा और सबसे ज्यादा। आया नहीं आया समझ में?
ये क्या कह रहा है कि मुख बिल्कुल बंद सा रहे, सबसे कम खुले, वो क्या है? इससे आधा बंद रहे। अब आधा बंद रहे इसका मतलब ये आधा हो गया नहीं हो गया, तो खुलेगा तो ज्यादा, बंद रहेगा आधा और खुलेगा ज्यादा, तो ये हो गया नहीं हो गया। तो इससे ज्यादा खुल रहा है नहीं खुल रहा है इसमें, और इसमें कौन कौन से आएंगे? ए और ओ। ये क्या कहलाते हैं? समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। क्या कहलाते हैं? अर्ध समृत स्वर। समझ में आया नहीं आया? सबसे कम किसके उच्चारण में खुल रहा है? समृत से ज्यादा, अर्ध समृत से ज्यादा, और सबसे ज्यादा। आ गया समझ में? तो सबसे पहले लिखो समृत स्वर। क्या? जहां भी, मैंने आपको पहले कह दिया, जहां भी ए और ऊ की ध्वनि, जहां भी छोटी और बड़ी की ध्वनि आ जाए वहां क्या लिख देना है? री। अब ये री को मैं गोला करके क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये किसकी है? तत्सम की है। ये किसकी है? संस्कृत की है। इसके कारण मैं जहां ये री को लिख रहा हूं वहां गोला कर रहा हूं। समझ में आ गया? अब इसको छाप दो। सबसे पहला लिखो समृत स्वर, लिखो समृत, और समृत में लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, समृत स्वर कहलाते हैं, समृत स्वर कहलाते हैं। और समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो यहां कंफ्यूज मत हो जाना। जब मैंने आपको जिह्वा के आधार पर पढ़ाए थे अग्र स्वर, तो वहां छोटी बड़ी ई, री, ए और आई आ रहे थे, और यहां समृत पढ़ रहे हैं तो छोटी बड़ी ऊ और री आ रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है। ए आई आते हैं जिह्वा के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर समृत में कौन कौन से आते हैं? छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा होता है? अर्ध समृत स्वर। अर्ध माने आधा, समृत माने वृत्त के समान। लिखो अर्ध समृत स्वर, यहां स्वर ही लिख देना, अर्ध समृत स्वर। और अर्ध समृत स्वर में लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत स्वरों की तुलना में, समृत स्वरों की तुलना में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत स्वरों की तुलना में आधा, समृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, आधा बंद सा रहता है, अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं, अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। और अर्ध समृत कौन कौन से होते हैं? ए और ओ। ए और ओ क्या कहलाते हैं? अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गया? आगे कौन सा है अगला? विवृत। तीसरा कौन सा है? विवृत स्वर। लिखो विवृत का अर्थ होता है, विवृत स्वर लिखकर लिखो, विवृत का अर्थ होता है
खुला हुआ, विपरीत स्वर नहीं बोला है मैंने, विवृत स्वर बोला है, गलत मत लिखा करो। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, खुला हुआ, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है, अर्थात पूरा खुला रहता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है, विवृत स्वर कहलाते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं। और सबसे ज्यादा मुख किसके उच्चारण में खुलता है? आ, तो ये क्या होगा? विवृत स्वर। चौथा कौन सा है? अर्ध विवृत। इसकी परिभाषा को ध्यान से समझना। अर्ध विवृत स्वर एक सूचना है, सुन लो। हॉस्टल सूचना संग्रहण पत्र विवरण लिखकर लौटाएं। हॉस्टल सूचना संग्रहण पत्र विवरण लिखकर लौटाएं। कल सभी विद्यार्थी अपने फॉर्म पर 2 फोटो लगाकर लाएं। कल सभी विद्यार्थी अपने फॉर्म पर 2 फोटो लगाकर लाएं। एक बेंच पर एक बेंच 4 विद्यार्थियों के लिए है। एक बेंच 4 विद्यार्थियों के लिए है। जबरदस्ती घुसड़ मत किया करो। जब 4 के लिए है तो 4 बैठा करो, क्यों 5 घुसड़ते हो? जगह है आराम से। सूचना मिल गई पूरी। लिखो आगे अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। और अर्ध विवृत स्वर में लिखो, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना? इसको ध्यान से सुनना। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा, ध्यान से सुनना, विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध समृत स्वरों की तुलना में ज्यादा। विवृत स्वरों की तुलना में तो आधा और अर्ध समृत स्वरों की तुलना में ज्यादा खुलासा रहता है, ज्यादा खुलासा रहता है। अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अब ध्यान देना, इधर लिख दिया सभी ने? कोई रह तो नहीं गया? कोई रह रहा है तो हाथ खड़ा कर दिया करो, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना इधर। मैंने क्या कहा? विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध समृत स्वरों की तुलना में ज्यादा। क्या अर्ध समृतों से ज्यादा नहीं खुलता क्या? तो इसमें कौन कौन से आएंगे? ए, आई और औ। इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध विवृत कहते हैं। समझ में आ गया? सबसे कम किसके उच्चारण में खुल रहा था? समृत से ज्यादा, अर्ध समृत से ज्यादा और अर्ध विवृत से ज्यादा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आप 5वां लिख दो। 5वां किसके आधार पर है?
नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर। अब ध्यान से समझना, दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पहला कौन सा होता है? अनुनासिक लिख दो। पहला कौन सा है? अनुनासिक। एक तो होते हैं अनुस्वार और एक क्या होते हैं? अनुनासिक। क्या अंतर होता है दोनों में, समझ लेना। ये क्या है और ये क्या है? चंद्र बिंदु। समझ में आ गया? इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। ध्यान से समझना, आगे आएगा अभी, तब ध्यान देना। लिखो अनुनासिक, और अनुनासिक में लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी, मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां, मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां अनुनासिक कहलाती हैं, अनुनासिक कहलाती हैं। मैंने क्या कहा था? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ किसका और प्रयोग हो? नासिका का, उन्हें क्या कहते हैं? अब सुनो, यदि मैं इन स्वरों के ऊपर क्या लगा दूं? चंद्र बिंदु। अब ये क्या हो गए? अब अनुनासिक या सानुनासिक। अब ध्यान देना, मैं बड़ी ही है और इस पर चंद्र बिंदु लगाऊंगा तो क्या कभी चंद्र बिंदु इस तरह से लगता है क्या? सिर्फ क्या आएगा? बिंदु आएगा। क्या आएगा? बिंदु आएगा। समझ में आ गया? यदि शिरोरेखा के ऊपर से मात्रा आ रही हो, यदि शिरोरेखा के ऊपर से मात्रा आ रही हो तो चंद का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता है? बिंदु का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? कभी चंद्र नहीं लगता, सिर्फ क्या लगेगा? बिंदु। लिख दो, इनको छाप दो, ऐसे का ऐसा ही छाप दिए? छाप लो, आराम से छाप लो। दूसरा लिख देना निर्नुनासिक। दूसरा कौन सा है? देखो सुनो, यहां क्या लिखा आ रहा है प्रारंभ में? अनु। और यहां क्या लिखा आ रहा है? निर। जब भी आप कोई चीज हिंदी में करो, हल करो, तो पहले उसका अर्थ जरूर समझ लिया करो। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गलती हो जाती है
और गलती ना हो, इसलिए पहले इनका विघटन जरूर किया करो। अनुमाने होता है सहित और निर्माने क्या होता है? रहित। अनुमाने सहित और निर्माने रहित। जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ किसका और प्रयोग हो जाए? नासिका का, उन्हें क्या कहते हैं? और जिनके उच्चारण में किसका प्रयोग नहीं हो? नासिका का। अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? आ गया समझ में? तो लिखो इसमें निर्णोनासिक में। इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, पहले इसे लिख लो। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? निर्णोनासिक कहलाती हैं। सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निर्णोनासिक कहलाती हैं। और निर्णोनासिक कौन से होते हैं? लिख देना इसमें सभी स्वर। और सभी स्वर क्या कहलाते हैं? निर्णोनासिक। सभी स्वर क्या कहलाते हैं? निर्णोनासिक। और यदि स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांट दिया? सबसे पहला कौन सा था? उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर, तीसरा जीवा के आधार पर, चौथा और पांचवा। आप जितनी जल्दी बैग तैयार कैसे कर लेते हो? अभी तो समय काफी बाकी है। कहां हुए अभी सवाल? टाइम है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझ जाओ जाते जाते, ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको बताया था अनु और निर का इसी से संबंधित है, ध्यान देना इधर। एक होता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, और ये क्या होता है? पर्वत के नीचे की समतल भूमि। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ये। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या होता है? और नीचे की, इसीलिए तो मैंने आपको बताया है कि मुझे पता है आप इसे गलत खोलोगे। ध्यान देना इधर। मैंने आपको दो शब्द बोले। एक तो क्या बोला? आदित्य का, और दूसरा उपत्य का। अब ध्यान देना इधर। यहां शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है? और यहां क्या आ रहा है? अधिका अर्थ क्या होता है? प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर। अधिका अर्थ क्या होता है? प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर। मैं कहूं अध्यक्ष, तो जो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे ऊपर होता है, उसे ही तो अध्यक्ष कहते हैं। तो अधिका अर्थ क्या होता है? प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर। और यहां ऊपर आ रहा है, ये क्या होगा? उपमाने क्या होता है? पास, सहायक या नीचे। पास, सहायक या नीचे। राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? प्रधान के नीचे कौन होता है?
उप का अर्थ क्या होता है? पास, सहायक या नीचे। तो इसका अर्थ क्या होगा? बताइए। अब कभी गलत करोगे क्या जीवन में? और गलत हो सकता है क्या? अब रटा है या समझा है? तो ध्यान रखा करो ये सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद।